सो हे हैकर्स वंस अगेन वेलकम टू द वीडियो। तो भाई लोग, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है सेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे और एप्लीकेशन लेयर पे। वैसे तीनों ही लेयर का रोल जो है वो बड़ा छोटा छोटा सा है, लेकिन इसलिए मैंने ये तीनों लेयर जो है वो इकट्ठे एक्सप्लेन कर दी हैं। तो भाई इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने अपना ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म कर दिया है, जिसके अंदर हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा था टीसीपी और यूडीपी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन का अंदर लिंक आ रहा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो कि है अपनी सेशन लेयर और के ऊपर। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो है हमको देखने को मिलता है वो मिलता है कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। देखिए ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों इकट्ठी आती हैं, मतलब साथ साथ ही चलती है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भाई क्या बातचीत हो रही है, कि भाई आप कोई साइट लॉगिन कर रहे हो या किसी साइट के ऊपर जा रहे हो, वेदर इट्स गूगल, एफबी और एनीथिंग। तो भाई एक ऑथराइजेशन तो चाहिए ना, कि भाई ओरिजिनल साइट है, कहीं कोई फिशिंग पेज वगैरह तो नहीं है या फिर कुछ और चीज तो नहीं है। तो वही होता है, सेशन लेयर हमारे इस चीज का ध्यान रखता है, कह सकते हैं हम, कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हमको प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट जो हमको मेन चीज देखने को मिलती है भाई लोग, वो है सेशन रिस्टोरेशन, यानी कि चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है वो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो के अंदर भी बताया था। इस वीडियो के अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई चेक पॉइंट क्या होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, समझिए आपने कुछ चीज गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं जो कि आपकी 100 MB की। अब क्या होगा, सपोज करिए आपने 55 MB तक अपनी गेम जो है वो डाउनलोड कर ली है, ठीक है। अब बीच के अंदर क्या हुआ, आपका जो है वो नेट कनेक्शन हट गया थोड़ी देर के लिए, और दोबारा से वो आपका नेट कनेक्शन आता है, आपका नेट कनेक्शन जो है वो दोबारा से आ गया। तो क्या होगा, क्या आपका ये होता है कि आपका दोबारा से 0 MB से स्टार्ट होना होती है आपकी जो वीडियो या फिर जो भी आप गेम डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपका 0 MB से स्टार्ट होना चालू होता है दोबारा से, मतलब डाउनलोड? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो 55 MB से स्टार्ट होगा। अगर 55 से भी नहीं होगा तो वो 1-2 MB गिरता है, यानी कि 50 MB से मान लीजिए स्टार्ट दोबारा से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। कई ऐसे होते हैं, गूगल हो गए फिर कहीं हो गए, वहां पर तो डायरेक्ट आपका 55 MB से ही होगा, लेकिन कोई और साइट्स होती हैं, हो सकता है उसके अंदर 50 MB पर हो। तो चेक पॉइंट क्या करता है, चेक पॉइंट वही एक तरीका होता है कि वो वहां पर ना एक आपका एक कह लो एक तरीके का फ्लैग बना देता है कि हाँ भाई इतना जो डाटा है वो मेरा डाउनलोड हो चुका है, उसको दोबारा डाउनलोड नहीं करना है। अगर नेट कनेक्शन होता है, कंप्यूटर की बैटरी चली जाती है, आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है, तो भाई दोबारा से हम डाउनलोड करें ना उस चीज को, तो वो उसी MB पर डाउनलोड हो, हमारा दोबारा से MB खर्च ना हो। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 55 MB का हुआ, नेट लॉस आपका हो गया, नेट कनेक्शन दोबारा से आ गया, तो ये 55 MB से स्टार्ट होगा भाई लोग, ये नहीं है कि दोबारा 0 MB से स्टार्ट होगा। तो चेक पॉइंट का काम यहाँ पर आता है। तो होप करता हूँ कि चेक पॉइंट समझ के अंदर आ गया होगा। सिंपल सी टर्म है भाई, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो यार कुछ भी डाउनलोड करके देख लेना कोई सी भी फाइल, और बीच में अपना एयरप्लेन मोड के अंदर मोबाइल ले जाना और दोबारा से उसको डाउनलोड करना। आपको वो जिस MB पर छूटा होगा ना, वो वहां से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ये चीज आती है आपके सेशन लेयर के अंदर। अगली लेयर के अंदर बढ़ते हैं भाई लोग, जो है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर। भाई प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपका पहला पॉइंट होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म है हैकिंग वर्ल्ड के अंदर। तो भाई इस क्रिप्टोग्राफी ने हैकर्स की कह लो एक तरीके से नींद हराम कर रखी है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या करता है, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट भेजा, वो टेक्स्ट आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब वो एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि अगर हैकर ने उस आपके टेक्स्ट को हैक कर भी लिया ना, तो वो सिर्फ उसको रीड कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से किसी और फॉर्म के अंदर ही चेंज होता जाता है। आपको एक डिस्कस करता हूँ छोटी सी बात। जितने भी आपके बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है ना, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सपोज करिए, वैसे तो फेसबुक को हैक करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हैकर ने फेसबुक को हैक भी कर लिया ना, तो भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए भाई क्योंकि क्या होता है, फेसबुक के अंदर जो आपका डाटा है ना, वो स्टोर होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। मतलब एक ब्लॉक्स होते हैं, आपके नेम का ब्लॉक हो गया, आपकी मोबाइल नंबर हो गया, और आपका पासवर्ड। जो पासवर्ड होता है ना आपका, वो एनक्रिप्शन फॉर्म, एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपका सेव होता है। मतलब हैकर ने अगर उसको हैक कर भी लिया, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर उसको डाटा दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, मान लीजिए आपका पासवर्ड है AYUS1232234, मान लीजिए ये है। तो एनक्रिप्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे। अब आप हो गए, हम हो गए, कोई समझ पाएगा इसको? नहीं। और ये एनक्रिप्ट कैसे होता है भाई लोग? काफी सारी एल्गोरिथम्स लगती हैं, काफी कुछ एल्गोरिथम्स प्रोवाइडेड है, जिनके थ्रू ये डाटा है आपका, यानी कि ये एनक्रिप्ट हो जाता है।
इनक्रिप्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब काफी लोग कहेंगे कि अगर मैं इस इनक्रिप्टेड डाटा को ही निकाल करके अपने पासवर्ड के अंदर डाल दूं तो क्या ये चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। काम कैसे करता है समझिएगा। आपने फेसबुक के अंदर अपना डाला कुछ भी नेम, अपनी आईडी डाली, जब आप पासवर्ड डालेंगे ना तो पासवर्ड जब जैसे आप डालते हैं वो इनक्रिप्ट होता है। वो इनक्रिप्ट इस फॉर्म के अंदर हो जाएगा मान लीजिए। फिर जो फेसबुक के डाटाबेस के अंदर जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड आपका पड़ा हुआ है वो उसके साथ मैच होता है कि क्या वो एज इट इज ऐसे मैच हो रहा है। अगर वो एज इट इज ऐसे मैच हो जाता है तो आपका जो है वो पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा और आप लॉगिन कर पाते हैं पेज के अंदर। तो ये होती है भाई लोग क्रिप्टोग्राफी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो भाई क्रिप्टोग्राफी की हमारी सीरीज आएगी इसके बाद, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और कुछ आपको एल्गोरिथम्स भी समझाऊंगा जिसके अंदर आप लोग समझ जाओगे कि भाई क्या होता है क्रिप्टोग्राफी अच्छे से। अगले पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं, वो की है आपका डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई डोमेन नेम सिस्टम होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए मेरी साइट है triticubiking.blogspot.com। तो triticubiking तो मेरा डोमेन नेम है जो मैंने ले रखा है। अब इस डोमेन नेम के अंदर आपने जरूर देखा होगा हर साइट के पीछे लगता है .com, .org। जैसे मेरे अंदर लगा हुआ है .blogspot.com, मतलब मेरे अंदर नहीं, मेरी साइट के अंदर। तो .blogspot.com और .com। तो .com क्या है? .com है आपका रूट सर्वर, मतलब एक तरह की पहचान कह लो, हम कह सकते हैं, जो कि हम पे करके भी खरीदते हैं और कई जो साइट्स है वो फ्री भी देती है। जैसे कि मैं बात करूं आपको गूगल का ब्लॉगस्पॉट है तो वो फ्री देता है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस या फिर विक्स से खरीदते हैं, फिर गोडैडी से भी खरीदते हैं तो आपको डोमेन मिलते हैं, आप ले सकते हो, एक साल पर मिल जाता है हमको 800-900 रुपए के। .com, .org वो आपकी मर्जी, आप किसी भी उसके अंदर ले सकते हैं रूट सर्वर का। तब मेन चीज ये आती है कि भाई डोमेन नेम सिस्टम तो ठीक है, हम समझ गए कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। बात ये आती है कि भाई सेंडर ने सेंड करा डोमेन नेम सिस्टम को, तो वो सेंड किस तरह से हो रहा है, कौन कौन से मोड है। तो भाई मेन जो होता है ना आपका एक आ जाता है रिजोल्वर। रिजोल्वर क्या होता है कि भाई आपका जो सेंड हो रहा है डाटा तो वो कैसे जा रहा है। तो दो मोड होते हैं आपके, एक होता है रिकर्सिव मोड और एक होता है आपका आइटरेटिव मोड। रिकर्सिव मोड क्या होता है देखते हैं। समझ लीजिए आपका A1 है, मतलब ये आपका सेंडर है, इसने सेंड करा डीएनएस को, ठीक है। पहला स्टेप ये है भाई, ये पहला स्टेप है अपना, डीएनएस को सेंड करा, डीएनएस रिजोल्वर बेसिकली। अब डीएनएस रिजोल्वर क्या करेगा सेकंड स्टेप में, वो सेंड करेगा रूट सर्वर को। फिर रूट सर्वर क्या सेंड करेगा थर्ड स्टेप में, वो सेंड करेगा आपका टॉप लेवल को। इसके आगे भी एक आपका स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन वाला और काफी कुछ स्टेप्स होता है, लेकिन मैं उनको स्किप कर रहा हूं अभी। सिंपल सी नॉलेज आप समझ जाओगे। अब टॉप लेवल क्या करेगा, मान लीजिए टॉप लेवल को आप मेरी उसने साइट सर्च करी triticubiking.blogspot.com, टॉप लेवल के अंदर उसको वो मिल गई, ठीक है भाई लोग। तो क्या करेगा भाई वो, बेसिकली टॉप लेवल क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं भाई। टॉप लेवल बेसिकली आप ये कह लीजिए कुकीज। आप जानते हैं क्या होता है कुकीज? होता है कि जब भी आप कोई साइट डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं ना, जब आप सर्च मारते हैं तो कुकी क्या होता है, कुकी एक छोटा सा डाटा टाइप होता है जो कि आपके लैपटॉप के अंदर पहले से वो थोड़ा बहुत डाटा वो अपना साइट जो आप साइट सर्च कर रहे हैं उसका वो रख लेता है। तो कुकी वो होता है। टॉप लेवल भी वही होता है। मतलब क्या होगा, आप कभी देखना, आप फेसबुक सर्च कर रहे हो, मतलब आपने फेसबुक जब पहली बार सर्च करोगे ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, लेकिन जब आप उसको 3, 4, 5 बार सर्च कर लोगे ना तो आप फेसबुक जैसे ही लिखोगे ना वो अपने आप ही आ जाएगा और एकदम से इंस्टॉल हो जाता है भाई, एकदम से आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। तो टॉप लेवल सर्चेस भी आपने सुनी होगी, तो टॉप लेवल वही होता है। तो मान लीजिए टॉप लेवल के अंदर उसको मेरी साइट मिल गई है, तो क्या होगा, टॉप लेवल के अंदर उसको मिल गई, फिर ये टॉप लेवल के बाद क्या करेगा, हमारा चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि भाई वो चौथे पॉइंट ये है कि वो दोबारा से जाएगा रूट सर्वर के ऊपर। फिर 5वें पॉइंट के अंदर वो दोबारा से जाएगा अपना डीएनएस रिजोल्वर के पास। फिर डीएनएस रिजोल्वर से वो छठे पॉइंट पे जाएगा अपने सेंडर के पास, मतलब कि जिसने भी ये इंफॉर्मेशन मांगी है। तो रिकर्सिव मोड के अंदर ऐसे जाता है, मतलब पहले ऐसे जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। ये होता है आपका रिकर्सिव मोड जो कि बड़ा ही सिंपल है। अगला आ जाता है आपका मोड, वो होता है आइटरेटिव मोड। आइटरेटिव मोड क्या होता है भाई लोग, पहला पॉइंट वही है कि भाई एआई से मतलब सेंडर से वो गया आपका A1 से, मतलब सेंटर से आपका गया डीएनएस रिजोल्वर के पास। अब दूसरी बारी के अंदर वो जाएगा डीएनएस रिजोल्वर से रूट सर्वर के पास। अब यहां पर चेंज क्या होता है कि भाई रिकर्सिव मोड के अंदर तो वो आगे जा रहा है रूट सर्वर से टॉप लेयर के ऊपर, लेकिन टॉप लेयर नहीं, सॉरी टॉप लेवल या फिर जो भी आप कह लीजिए। तो भाई रूट सर्वर, अब भाई रूट सर्वर से क्या होता है, वो आगे जाता है टॉप अपने उसके ऊपर, लेकिन आइटरेटिव मोड के अंदर क्या होगा, वो रूट सर्वर से दोबारा वापस चला जाएगा डीएनएस के ऊपर, माने कि डीएनएस रिजोल्वर के पास वो दोबारा जाएगा। फिर क्या होगा, डीएनएस रिजोल्वर जो है वो दोबारा से अपनी
भेजेगा रिक्वेस्ट टॉप लेवल को, मतलब कि चौथे पॉइंट के अंदर वो दोबारा से टॉप लेवल के पास जाएगा, फिर टॉप लेवल आपको भेजेगा दोबारा से डीएनएस रिजोल्वर के पास। मतलब वैसे तो हम क्या देख रहे थे भाई रिकर्सिव मोड के अंदर कि भाई वो रूट सर्वर से गया आगे टॉप लेवल पे, फिर टॉप लेवल से दोबारा गया वो आगे जहां पर उसको वो साइट मिल जाती है, फिर दोबारा से वही करके पीछे आता है। लेकिन आइटरेटिव मोड के अंदर ऐसा नहीं होता, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है डीएनएस के बीच में और जहां पर उसको वो साइट मिलती है। जैसे कि हम देख सकते हैं भाई टॉप लेवल से वो सीधे जा रहे हैं डीएनएस सर्वर के ऊपर, डीएनएस रिजोल्वर के पास। मतलब फिर डीएनएस रिजोल्वर के पास जैसे ही वो पहुंचा, मतलब उसको साइट की जगह मिल गई, वो साइट उसके पास आ गई, उस साइट का डाटा डीएनएस रिजोल्वर के पास आ गया, फिर वो डाटा सीधा चला जाएगा आपका सेंडर के पास। सेंडर नहीं, मतलब बेसिकली जो चीज को, वेब पेज को सर्च कर रहा है, मतलब कि जो हमारा सर्च कर रहा है A1, तो वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो आइटरेटिव मोड ये होता है भाई लोग। होप करता हूं आपको समझ के अंदर आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई। गाइस ये एक बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है, समझ लेना कि भाई जो आपका डीएनएस है ना, डोमेन नेम सिस्टम, वो वर्क करता है आपका यूडीपी के ऊपर, यानी कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी मैंने समझा दिया था एग्जांपल के अंदर यूडीपी के, कि डीएनएस जो है वो आपका यूडीपी के ऊपर वर्क करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपके कॉलेज पॉइंट ऑफ एग्जाम के अंदर पूछ ले, इवन हो सकता है इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना भाई, बड़ी ही कॉमन सी चीज है। आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट लेयर जो कि है एप्लीकेशन लेयर। तो भाई एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर सबसे पहले चीज हमको देखने को मिल जाती है एरर कंट्रोल, जो कि बड़ी ही बेसिक है। मैंने आपको बहुत ही बारी आ चुका है एरर कंट्रोल क्या होता है भाई, कि मतलब कोई भी चीज एरर आ रही है तो वो फाइंड आउट कर लेती है वो लेयर, एरर कंट्रोल होता है वो। मेन काम जो होता है ना एप्लीकेशन लेयर का, वो होता है एक्सचेंज डाटा। मतलब जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, देखो आपको ये बात तो पता ही होगी, जो एप्लीकेशन लेयर है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, मतलब सबसे ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है। तो एक सेंडर का और एप्लीकेशन लेयर का जो है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है, मतलब या फिर ये कह लीजिए सबसे पहला कॉन्टैक्ट आपका होता है एप्लीकेशन लेयर के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, आप एकदम से समझ जाएंगे भाई। HTTP FTP ये आपका है एप्लीकेशन लेयर, मतलब एक यूजर और एक एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो एक्सचेंज होता है डाटा का, वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के अंदर होता है। मतलब देखो भाई, आप सबसे पहले जब कोई भी चीज सर्च करते हो तो आप एक वेब पेज के ऊपर ही करते हो, तो भाई वही आपकी एप्लीकेशन लेयर है, यही होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। कि भाई यूजर और एक जो आप वेब पेज के ऊपर सर्च कर रहे हो उसके अंदर आपका जो है वो डाटा जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, वही काम होता है मेन एप्लीकेशन लेयर का। और भाई ये जो तीनों लेयर मैंने आपको एक्सप्लेन करी आज, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये तीनों आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स है, जो कि मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बता दी थी। तो होप करता हूं आपको ये तीनों लेयर जो समझ के अंदर आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो भाई लोग नीचे कमेंट डाउन कर देना। इंस्टा आईडी हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, वहां पर जाकर के आप हमको डीएम कर सकते हैं मैसेज। कोई भी क्वेश्चन होगा मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो भाई लोग आज की वीडियो के अंदर यही था। जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने के अंदर, पता ही होगा आप लोगों को यार, पंखा भी बंद करना पड़ता है और वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है आजकल। तो भाई ठीक है भाई, ओके, टेक केयर।